प्रतापगढ़ नाम का एक गांव था। वहाँ पर दानचंद एक छोटा सा यतीम खाना चलाया करता था। दानचंद का जैसा नाम था वो वैसा ही काम करता था। हमेशा उन यतीम बच्चों की अच्छे से तरबियत करना यही दानचंद की जिंदगी थी। दानचंद के यतीम खाने पर गांव के कई लोगों की नजर थी, क्योंकि नीलेश के अब्बू ने दानचंद को यतीम खाना दान में दिया था। नीलेश एक छोटी सी कुटिया में रहता था। यह आश्रम मेरे पिताजी ने दानचंद को दान में दी थी। आज मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है और दानचंद अपने भूखे नंगे बच्चों को उसमें पाल रहा है। दानचंद को अब दुकान वालों ने उधार का राशन देना भी बंद कर दिया है। इसे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। इस आश्रम का बिजली और पानी सब बंद करवा देता हूँ। नीलेश ने जाकर यतीम खाने की बिजली काट दी और यतीम खाने में मुन्नी समेत बहुत सारे बच्चे भूखे थे। भैया, मैंने कल रात को भी सिर्फ चावल के साथ पानी पिया था। आज तो न चावल है और ना ही पानी। झुमरी और रोहन ने भी कुछ नहीं खाया है। हम सुबह शाम थोड़े कार्टून देख लिया करते थे, पर अब तो लाइट ही नहीं है। पता नहीं आज सुबह से पानी को क्या हो गया, बिजली भी नहीं है। तुम चिंता मत करो मुन्नी, मैं जाकर तुम्हारे लिए चाउमीन लेकर आता हूँ। चाउमीन? ये तो मेरी फेवरेट है। मैं आपका इंतजार करूंगी भैया। दानचंद पूरा दिन भटकता है और आखिरकार उसे एक बड़ी सी दुकान दिखाई देती है। भाई साहब, यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें पता नहीं, यहाँ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, इसलिए उनके आने की खुशी में यहाँ दावत रखी हुई है। सच? क्या मैं भी खाना खा सकता हूँ और लेकर जा सकता हूँ? यहाँ हम इसीलिए खड़े हैं, बस इन अमीरों की दावत खत्म हो जाए, वो हमें अंदर बुला लेंगे और हम वहाँ खाना खाएंगे। कुछ ही वक्त में दुकान के अंदर से चौकीदार ने आवाज लगाई और कहा, आ जाओ तुम लोग, जल्दी जल्दी खाकर और लेकर चले जाना, ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। नीलेश ने वहाँ से पूरे 2 दिन का खाना ले लिया, अपने और यतीम खाने के लिए भी, और खुशी खुशी यतीम खाने जाकर सारी बातें वहाँ के बच्चों को बताया और सब ने बेहद खुशी से खाना खाया। सारे बच्चे पेट भरकर खा के सो चुके थे और उसी वक्त बाहर बेहद तेज तूफान आया। इस तूफान को भी आज ही आना था क्या? एक तो पहले से तंगी है और ये तूफान हमेशा आश्रम के पास आती है, पता नहीं क्या है। सारे बच्चों की नींद खुल चुकी थी। सब डर के मारे यतीम खाने के बाहर आकर खड़े हो गए। तूफान इतना तेज था कि उसकी वजह से उनका यतीम खाना टूटकर गिर गया। हे मालिक, हमारा आश्रम, मालिक ये क्या कर दिया? एक यही तो मेरे बच्चों का रहने का सहारा था। दानचंद भैया, मुझे बेहद नींद आ रही है, अब मैं क्या करूं? शांत हो जाओ मुन्नी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। रोहन, सब बच्चों को लेकर पास वाले मंदिर में चलो। तूफान ने उनके यतीम खाने को चकनाचूर कर दिया था। दानचंद ने सारे बच्चों को मंदिर में सुला दिया, लेकिन उस रात दानचंद को नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ नीलेश और उसका साथी आ गया और उनसे कहने लगा, देखा तुमने कैसे मेरा श्राप तुम्हें लगा? किसी की जमीन हड़प कर कभी किसी का भला हुआ है? न राशन न रहने का ठिकाना, तूफान तूफान तूफान। हे मालिक। नीलेश और उसका साथी भी दानचंद पर हंस रहे थे। हमें इस मंदिर से भी निकलना होगा, यहाँ के पुजारी भी हमें डांट कर बातें करते हैं। तुम उसकी परवाह मत करो, मैं शाम तक रहने खाने का इंतजाम करके ही लौटूंगा। मेरे लिए पिज्जा लेकर आना। यहाँ हमें सूखी रोटी नहीं मिल रही और महारानी को पिज्जा खाना है। दानचंद दर बदर भटक रहा था। यतीम खाने से कुछ दूर चलते ही उसे वो तूफान फिर से नजर आया। ये तूफान यहाँ भी है? यह आखिर कैसे हो सकता है? ये सिर्फ मेरा ही बिगाड़ने आया हुआ है क्या? मुझे इस चीज को सुलझाना ही होगा। जैसे ही दानचंद तूफान के करीब पहुँचा कि उसे महिमा ने रोक लिया और कहने लगी, इस तूफान के अंदर क्या अपनी जान देने जा रहे हो? देखो, ये बहुत बड़ा तूफान है और ये तुम्हें अपनी चंगुल में ले लेगा। हट जाओ यहाँ से। आप कौन है बहन, और आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी
क्या कर रहे हो? मैं तो यही रहती हूँ। तब जाकर दानचंद ने सारी बातें महिमा को बताई और महिमा ने कहा, ये तूफान मेरी वजह से है। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो गया? मेरे अब्बू जो इस गांव के जमींदार थे, उन्होंने कई लोगों की जमीनें हड़पी थी। पूरा गांव उनसे बेहद परेशान था और एक दिन एक साधु की कुटिया छीनने के चक्कर में मेरे अब्बू को श्राप लगा और वो तूफान बन गए। उनकी रूह जब भी भूखी होती है, वो तूफान बनकर उत्पात मचा देती है और उस साधु ने वो कुटिया नीलेश के खानदान को दे दी और खुद हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए। तो इसका कोई हल, कोई रास्ता तो होगा ताकि इस तूफान को शांत किया जा सके। हमें उस साधु की कुटिया में रोटी दान करनी होगी। अगर हम ऐसा कर दे तो ये तूफान तहस नहस करना बंद कर देगी। और हाँ, आखिरी चीज, उस साधु ने कहा था तूफान रोटियों से ही शांत होगा। हमें उस कुटिया में यज्ञ करवाकर वहाँ रोटियां दान करनी होंगी। हमें उसे बंद करना होगा। मैं इस बारे में जाकर नीलेश से अभी बात करूंगा। तुम भी मेरे साथ चलो। दानचंद और महिमा नीलेश की छोटी सी कुटिया में जाते हैं और उसे उस तूफान की सारी बातें बताते हैं। तब नीलेश कहता है, तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ क्या? कोई भी मनगढ़ंत कहानी मुझे सुना रहे हो और सोच रहे हो कि मैं मान जाऊंगा? पहले ही मेरे पिताजी ने तुम्हें आश्रम दान में दी है, ऊपर से ये कुटिया भी मुझसे छीनना चाहते हो। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, अगर हमने उस तूफान को शांत नहीं किया तो सबकी जान खतरे में भी पड़ सकती है। अच्छा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? बदले में तुम मेरी आश्रम की जमीन ले सकते हो। वाह वाह, जब आश्रम अच्छा था तब तो तुमने कुछ नहीं किया, और आज जब तूफान ने आश्रम को बर्बाद कर दिया है तो तुम मुझे इसे वापस देना चाहते हो। जब नीलेश नहीं माना तब महिमा ने कहा, आश्रम की जमीनें छोड़ो, मैं उसी जमींदार की बेटी हूँ। तुम्हें एक बड़ा सा घर बना के दूंगी उस यतीम खाने की जगह पर। लेकिन अगर तुम मुकर गई तो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं उस चीज का पूरा ख्याल रखूंगी। महिमा की बातें सुनकर नीलेश अपनी कुटिया में यज्ञ कराने के लिए मान गया। दानचंद और महिमा ने मिलकर मंदिर के पुजारी को बुलाया और साथ ही सारे बच्चे भी उस जगह पर आ गए। और जैसे ही उस पुजारी ने कुटिया में यज्ञ करना शुरू किया, वहाँ पर जोरों से दोबारा तूफान आ गया। हम सबको संभल कर रहना होगा। दानचंद, तुम जाकर रोटी लेकर आओ। सिर्फ एक रोटी क्यों, उससे क्या होगा? तब महिमा ने कहा, वही एक रोटी तूफान का रूप ले लेगी। यज्ञ होते ही रोटियों का तूफान आ जाएगा। दानचंद जाकर बाजार से रोटी लेकर आता है यज्ञ के लिए और उस पुजारी को दे देता है। पुजारी जैसे ही यज्ञ शुरू करता है, वो तूफान जोर से उनकी कुटिया की ओर आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग बेहद डर जाते हैं। वो तूफान तो हमारी तरफ तेजी से आ रहा है, हमें भागना चाहिए। नहीं, यहाँ से कोई मत भागना। अगर यहाँ से कोई भागा तो मेरा यज्ञ बर्बाद हो जाएगा। वो तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारे टिककर खड़े रहते हैं। वो तूफान उनके ऊपर से जोरों से चला जाता है, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन सारे बच्चे डर जाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। वहाँ से जरा भी मत हिलना तुम सब। फिर भी पुजारी यज्ञ खत्म नहीं करता। जैसे ही वो रोटी उस यज्ञ में डालता है, दूसरी तरफ देखता है कि तूफान अब रोटियों का हो गया है। हमारा यज्ञ पूरा हुआ। अरे बाप रे, इतनी सारी रोटियां! अरे ये तो बटर रोटियां हैं। अब हमेशा ये तूफान रोटियों का ही रहेगा, और वो भी इस कुटिया के सामने। तुम यहाँ से जितनी चाहे उतनी रोटियां ले जा सकते हो। सब कुछ खत्म होने पर वहाँ नीलेश आ जाता है और कहने लगता है, मुझे माफ कर देना ज्ञानचंद भाई, मुझसे बड़ी गलती हो गई। इस कुटिया में तुम अपना आश्रम खोल सकते हो। जैसे तुम्हारे पिताजी थे, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। इन रोटियों की तूफान की मदद से मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। अब से मैं भी तुम्हारे साथ यतीम खाने में रहूंगी और लोगों की सेवा करूंगी। दानचंद उन रोटियों के तूफान की मदद से सभी जरूरतमंद बच्चों और लोगों को रोटियां बांटते रहते हैं।
महिमा ने अपना घर नीलेश को दे दिया और खुद उस यतीम खाने में रहने लगी। धीरे धीरे और भी कई सारे बुजुर्ग और जरूरतमंद लोग उस रोटियों के तूफान से रोटियां लेकर खाने लगे। एक गांव में महिपाल और उसकी बीवी रेखा रहते थे। दोनों का एक 15 साल का बेटा शिवम था। महिपाल का परिवार बेहद गरीब था, इसीलिए वो अपने गांव से रोजगार की तलाश में शहर चले गए। उनके पास कुछ रुपए थे। महिपाल अपनी बीवी रेखा और बेटे के साथ एक अनजान शहर के बस स्टॉप पर बस से उतरे। अब्बू, अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा, हमारा कोई घर नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। लेकिन अब्बू, हमने गांव में कोशिश क्यों नहीं की? वहाँ तो हमारा घर भी था। गांव में ज्यादा रोजगार नहीं होते, वहाँ सिर्फ खेत होते हैं और खेत भी हमारे पास नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि यहीं पास में फुटपाथ पर बैठ जाते हैं। मेरे दिमाग में एक तरकीब है। हम यहाँ नान रोटी का ठेला लगा लेते हैं। आगे की उसकी बात सोचेंगे। महिपाल और शिवम को ये तरकीब बेहद पसंद आई और उन्होंने लकड़ी और पत्थर का इंतजाम करके एक टेम्पररी ठेले जैसा जगह बना दिया और उन पैसों से नान बनाने की एक भट्ठी लगा दी और अगले रोज से ही उन्होंने नान बेचना शुरू कर दिया। शिवम ने फुटपाथ पर ही सोने का इंतजाम कर लिया। नान, गरम गरम नान, जो एक बार खाए वो बार बार आए। बहुत सस्ते जायकेदार नान। बहुत ही जायकेदार नान है। तभी एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। आवाज सुनकर वो भी नान की दुकान पर आया। बहुत भूख लगी है, नान खा लेता हूँ। भाई साहब, कितने रुपए की प्लेट है? जनाब, बस 20 रुपए की। अरे जनाब, इतना सस्ता दे रहे हैं, इसकी क्वालिटी तो अच्छी है ना? हाँ भाईजान, इसकी क्वालिटी एकदम ठीक है। एक बार खाकर तो देखिए, फिर आप कहिएगा कि वाह। ठीक है, एक प्लेट दे दीजिए। रेखा ने एक प्लेट आगे कर दी। उसने खाया और खूब तारीफ की। आहिस्ता आहिस्ता महिपाल के नान की तारीफ बढ़ने लगी और खूब खरीदार आने लगे और बढ़िया कारोबार चलने लगा। सुबह शिवम ने सफाई की और महिपाल और रेखा ने नान बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। अब हमें घर बनाने का सोचना चाहिए। लेकिन हमें उससे पहले जमीन खरीदनी होगी। हाँ, हम धीरे धीरे पैसे जमा करते हैं और फिर एक दिन अपना घर ले लेंगे। खुदा की मेहरबानी से अपना काम सही चल रहा है। तभी वहाँ बसंत नाम का एक आदमी आया। अरे भाई, एक प्लेट नान दो। महिपाल ने नान लगा कर दी। बसंत नान खाकर, इसमें तो कोई जायका ही नहीं है। ऐसा कहकर बसंत ने प्लेट कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। वहाँ खड़े ग्राहक भी ये सुन रहे थे। अरे, मैंने तो महिपाल का बहुत नाम सुना था। हम तो पहली बार आए हैं, अब हम इससे नहीं खाएंगे। तभी पीछे से एक औरत नान का ठेला लेकर आवाज लगाते हुए आई। वो औरत बसंत की पत्नी थी। उसने नान की भट्टी के पास अपना ठेला खड़ा किया, जहाँ ग्राहक पहले से ही खड़े थे। बिल्कुल गरम गरम नान, ताजी नान, अच्छी और जायकेदार सब्जियों के साथ। अरे चलो, इस खातून के पास चलते हैं, इसके नान अच्छे होंगे। सभी लोग बसंत के ठेले पर आ गए और वहाँ उन्होंने नान खाई और बाकी लोग भी बसंत के पास ही आ रहे थे। हमारा तो काम बिल्कुल ही बंद हो गया है, अब हम क्या करेंगे? खुदा सबका हिसाब रखता है। वो अपने खाने में बहुत ज्यादा मिलावट करता है, उसका नतीजा एक दिन जरूर आएगा। बसंत के नान खाने से लोगों की तबीयत खराब होने लगी और लोगों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। लोग वापस महिपाल के पास आने लगे। ये देखकर बसंत को बहुत दुख हुआ। इसका कुछ तो करना होगा। बसंत अपनी बीवी के साथ मिलकर नई नई तरकीबें ढूंढने लगा। अगले रोज महिपाल अपने परिवार के साथ एक दिन के लिए बाहर गया, जिसका फायदा बसंत को मिल गया। आज तो सही मौका है, आज महिपाल से बदला लेकर ही रहूंगा। बसंत ने मौके का फायदा उठाया और महिपाल का सारा सामान तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। अब आया ना मजा, मैं तो बहुत खुश हुआ। बसंत ऐसा करके बहुत खुश हुआ और शाम को महिपाल अपने परिवार के साथ वापस आया तो उसने देखा कि सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था। ये देखकर उसके होश उड़ गए। ये क्या हो गया? ये किसने किया? अब्बू, अब हम क्या करेंगे? किस्मत ने एक बार फिर वहीं वापस लाकर खड़ा कर दिया है। कोई बात नहीं, हमारे पास जो भी पैसे हैं हम उनसे नई शुरुआत करेंगे। अंडों के चोरी हो जाने के बाद
मुर्गी अंडे देना तो नहीं छोड़ती ना, तो हम कैसे हार मान सकते हैं। रेखा ने घर के लिए जोड़े पैसे महिपाल को दे दिए। साथ में शिवम भी गया और सारा अच्छा सामान ले आए। उन्होंने एक ठेला भी खरीद लिया और सारा सामान लेकर घर आ गए। अगली सुबह फिर से अपना काम शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उनके ठेले के सामने एक दुकान की सफाई चल रही है और अंदर का काम चल रहा है। अब्बू, यहाँ नई दुकान कौन सी खुल रही है? खुलने दो, हमें क्या, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। 2 दिन में सामने वाली दुकान तैयार हो गई और उसके बाहर बोर्ड लग गया जिस पर लिखा था बसंत नान सेंटर। नीचे नान की वैरायटी लिखी थी जिसे पढ़कर लोग ना चाहते हुए भी अंदर दाखिल हो गए। वैसे तो बहुत खूबसूरत एसी वाला रेस्टोरेंट था। अब करो मेरी बराबरी। अब तो इस महिपाल का ठेला बंद हो जाएगा और उसे गांव वापस जाना पड़ेगा। सारे खरीदार रेस्टोरेंट में जाने लगे और खूब पैसा बर्बाद करने लगे, लेकिन महिपाल के ठेले पर सबने आना बंद कर दिया। हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। हमें अपना ठेला कहीं और लगाना चाहिए। ठीक है, आज जगह देखने चलते हैं। तीनों जगह देखने चले गए, लेकिन उनकी ये बात बसंत ने सुन ली। आज तो मैं इन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा। बसंत ने 2 आदमियों को पैसे दिए और महिपाल का ठेला वहाँ से उठवा दिया। जब महिपाल और उसका परिवार वापस आया तो उसने देखा कि सारा सामान चोरी हो गया है और वो अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ एक साधु आए। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो और क्यों रो रहे हो? रेखा ने साधु को सारी बात बताई। साधु ने अपने बस्ते से राख निकालकर रेखा के हाथ में दे दी। तुम वापस उसी जगह पर जाओ जहाँ से आए हो और फिर वापस यहीं आकर देखना। तीनों ने साधु की बात मान ली और वहाँ जाकर देखा तो वो लोग हैरान हो गए। वहाँ एक बहुत खूबसूरत नान का घर बना हुआ था। वो दौड़ते हुए वापस सड़क पर आए तो वहाँ एक नान रेस्टोरेंट था जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग उस अनोखी रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहते थे। कुछ ही माह में महिपाल और उसका परिवार बहुत अमीर हो गया, जबकि बसंत को अपनी दुकान बंद करके वहाँ से जाना पड़ा। रतनपुर गांव के 3 दोस्त रमेश, सुरेश और मुकेश शहर जाकर पैसे कमाने का निश्चय करते हैं। रमेश, सुरेश और मुकेश बचपन के साथी होते हैं और तीनों में बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन रतनपुर गांव में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती है, इसलिए तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। 4 दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। मेरे पास तो जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। शहर जाकर कोई नौकरी मिल जाए तो ही गुजारा हो पाएगा। हाँ भाई, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। बारिश ने तो हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब घर पर खाने के भी लाले पड़े हैं। बारिश में तो मेरा घर ही ढह गया। अब मेरे माँ बाप इस इंतजार में हैं कि मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाऊं तो वापस अपना घर बनवा सकूं। वो तीनों चलते चलते एक नदी के सामने पहुंच जाते हैं। उस नदी के ऊपर एक पुल बना था, पर बारिश ज्यादा होने के कारण पुल टूट जाता है। अरे भाई, ये पुल तो टूट गया है। शहर तो नदी के उस पार है। अब हम नदी कैसे पार करेंगे? हाँ, यहाँ तो कोई नाव भी नजर नहीं आ रही है और हमारा शहर जाना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करें? क्या हमें तैर कर नदी पार करनी होगी? मुझे तो कोई और रास्ता नहीं दिखता। लगता है हमें तैर कर ही नदी पार करनी पड़ेगी। और बारिश के कारण नदी में पानी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। रमेश, सुरेश और मुकेश उस नदी में कूद जाते हैं। नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है और जान का खतरा होता है। बड़ी मुश्किल से वो तीनों दूसरी छोर तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सुरेश के हाथ में एक चिराग होता है। सुरेश, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हें ये नदी में मिला क्या? हाँ यार, तैरते वक्त ये चीज मुझसे टकराई तो मैं इसे लेकर आ गया। देखने में तो किसी चिराग की तरह लग रहा है। हम इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। ये तो अलादीन के चिराग की तरह लग रहा है। सुरेश, इसे रगड़ कर देख, शायद इससे जिन बाहर आ जाए। सुरेश उस चिराग को रगड़ता है और उसके अंदर से सच में एक जिन बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही मुकेश, सुरेश और रमेश के होश उड़ जाते हैं। इसने मुझे बाहर निकाला
उसका भला हो। इतने दिनों से उस नदी में मुझे बहुत ठंड लग रही थी और बाहर निकलने का जी कर रहा था, पर कोई मिल नहीं रहा था। हुकुम मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? सुरेश, मुकेश और रमेश एक दूसरे को देखते हैं और फिर जिन की तरफ अविश्वासी नजरों से देखते हैं। अरे आप लोग बस मुझे देखते ही रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? हुक्म कीजिए, आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर। तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो? जो आप बोलेंगे वो सब कुछ, मगर हाँ, कोई गलत काम नहीं करता मैं। हम सब शहर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं, क्या तुम उसमें हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं पैसे कमाने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अच्छा, मगर कैसे? आप तीनों शहर जाकर होटल खोल लो। मुझे जादुई तंदूरी रोटी बनानी आती है। होटल में मैं जादुई तंदूरी रोटी बनाऊंगा और आप तीनों बेचना, फिर देखना आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। मगर हम होटल खोलेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे नहीं है। हमें उधार लेना पड़ेगा, फिर जब हमारे पास पैसे वापस आ जाएंगे तब हम उधार के पैसे चुका देंगे। रमेश, सुरेश और मुकेश जिनको लेकर शहर पहुंच जाते हैं। वहां उधार के पैसों से एक होटल खोलते हैं। उस होटल का नाम जिन खाना रखते हैं और उसकी मशहूर डिश तंदूरी रोटी होती है। जिन जो तंदूरी रोटी बनाता वो बहुत लजीज होती है और लोगों को बहुत पसंद आती है। कुछ ही दिनों में उनका होटल बहुत तरक्की कर लेता है और उनकी बरकत होने लगती है। उनके होटल पर तंदूरी रोटी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। जिन, तुमने तो हमारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी जादुई तंदूरी रोटी तो लोगों को बहुत पसंद आई। तंदूरी रोटी में अलग ही जादू है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्या तुम अपनी तंदूरी रोटी का राज बता सकते हो? मेरे आका, ये हम जिन लोगों की सीक्रेट रेसिपी है। ये हम आप लोगों को नहीं बता सकते, मगर मैं हमेशा आपको रोटी बनाकर देता रहूंगा और आपका ये होटल हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। होटल चलते हुए 1 साल हो जाता है। रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल के सामने बहुत पहले से ही एक धीरज का होटल होता है, जिसके मालिक का नाम धीरज होता है। लेकिन जब से रमेश, मुकेश और सुरेश ने अपना स्पेशल तंदूरी रोटी होटल खोला, तब धीरज का होटल चलना बंद हो गया। धीरज को इस बात का बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर वो लोग ऐसा क्या बनाते हैं कि उनकी होटल में इतनी भीड़ होती है। बस अब बहुत हो गया। हमारा कारोबार तो अब बंद होने की कगार पर आ गया है। जब से इन लोगों ने स्पेशल तंदूरी रोटी बेचनी शुरू की है, तब से हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है। आखिर ये लोग ऐसा क्या स्पेशल बनाते हैं कि इनकी तंदूरी रोटी इतनी बिकती है और लोगों को इतनी पसंद भी आती है? अब मैं ये राज पता लगा कर ही रहूंगा। धीरज रमेश, मुकेश और सुरेश का सीक्रेट पता करने उनके पीछे लग जाता है। फिर एक दिन सुबह सुबह उनके किचन में चुपके से घुस जाता है और वहीं बैठ जाता है और देखता है कि एक जिन अपने चिराग से निकलता है और तंदूरी रोटी बनाता है। अच्छा, तो ये राज है। अब मैं बताता हूँ इन लोगों को। इनका जादुई जिन्न ही मैं चुरा लेता हूँ, फिर वो मेरा हुक्म मानेगा और फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। धीरज रात में रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में घुसता है और जिन का चिराग उठाकर अपने होटल में ले जाता है। अब आएगा न मजा। धीरज चिराग को जोर से रगड़ता है, लेकिन उसमें से जिन निकलने की जगह चिंगारी निकलती है और उसका होटल जलने लगता है। धीरज डर जाता है और उस चिराग को वहीं गिराकर और दौड़कर रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में चला जाता है। बचाओ बचाओ, आग आग, बचाओ। रमेश, मुकेश और सुरेश उठकर आते हैं और धीरज के होटल में पानी मारने लगते हैं, लेकिन उस पानी से होटल की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही होती। मुकेश धीरज से कहता है, अरे भाई धीरज, किस चीज से आग लग गई है?
जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। आग तो देखने में भी बड़ी अजीब लग रही है। अब धीरज के पास सच बोलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो तीनों को सारी बातें सच सच बता देता है कि उसने उन लोगों का चिराग चोरी कर लिया था। वो तीनों ये बात समझ जाते हैं कि जिन नाराज हो गया है, इसीलिए धीरज के होटल को जला रहा है। धीरज भाई, हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। चोरी करने की यही सजा होती है। रुको, मैं जिन्न को शांत करने की कोशिश करता हूँ। सुरेश दौड़ता हुआ होटल के अंदर जाता है और जिन के चिराग को उठा कर लाता है। उसे अपने हाथों में रखकर वो जिन को मनाने की कोशिश करता है और उसे शांत होने को कहता है। सुरेश की बात सुनकर जिन शांत हो जाता है और धीरज के होटल की आग बुझ जाती है। जिन वापस अपने चिराग में आ जाता है और सुरेश उस चिराग को ले जाकर अपने होटल में रख देता है। इसके बाद धीरज भी समझ जाता है कि चोरी से कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती और वो भी अपने होटल में और मेहनत करने लगता है और रमेश, सुरेश और मुकेश भी खुशी खुशी रहने लगते हैं।